हाय दोस्तों, स्टडी विद आर के राज भाई यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा टेंस। टेंस होता क्या है दोस्तों? आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। दोस्तों आपको पता होगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम खर्च होता है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल के हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ाते हैं टेंस। क्या पढ़ाते हैं? टेंस। देखिए टेंस होता क्या है। टेंस मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। और काल मीन्स क्या होता है? समय। काल मीन्स क्या होता है? समय। चलिए सबसे पहले देखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी बोलते हैं काल और काल का मतलब होता है समय। यह हमें समय को बताता है। चलिए देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। टेंस हमें किसी किसी कार्य के होने किसी कार्य के होने का समय एवं अवस्था को बताता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेंस क्या होता है। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय एवं अवस्था को बताता है। मतलब कोई भी कार्य किस समय में हुआ है, कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है और कितना हुआ है, इस चीज को बताने का कार्य कौन करता है? टेंस करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि टेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं। आइए हम अलग अलग पार्ट को सीखते हैं। आप टेंस, आई होप आप टेंस को समझ गए होंगे। टेंस की बात किया जाए दोस्तों, तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन होता है? सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT। प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। चलिए आते हैं इनका हिंदी सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। चलिए आइए हम एक बार रिवाइज करते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय एवं अवस्था को बताता है। मतलब कोई कार्य अगर हुआ है तो किस समय हुआ है, कोई कार्य अगर हुआ तो कितना हुआ है और किस समय हुआ है, वह हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। दोस्तों मैं जानता हूं, हम आप लोग को बताना चाहता हूं कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसे बोलते हैं भूतकाल। और नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस, जिसे बोलते हैं भविष्य काल। चलिए दोस्तों आते हैं, हम सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। देखिए कोई भी काम हो जो वर्तमान में होगा, अगर कोई भी काम वर्तमान में होगा, जैसे हम इसमें आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या है? वर्तमान है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? वर्तमान काल में हो जाएगा। अगला आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ, मतलब ऐसा कोई कार्य जो बीत गया। जैसे अगर मैं कहूं कि हम कल दिल्ली गए थे, तो ये बीत गया। तो जो बीत गया वो हम किस में पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। अगला आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। मतलब कोई काम जो भविष्य में करते हैं, जैसे राजू स्कूल जाएगा, मतलब स्कूल गया नहीं है, जाएगा भविष्य में। जो काम भविष्य में होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। गॉट इट? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काम होता है जिस समय कार्य होता है जिसको हम देखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इस समय क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अगला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बीत गया, वो भूतकाल में चला जाता है। अगला आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो हम भविष्य में करते हैं, बीता नहीं है, किए नहीं है, जो हम भविष्य में करते हैं, जो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों हम 3 टेंस सीखे हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए इन सभी के 4 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ऐसे मिला के हमें टोटल 12 पार्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। चलिए नंबर 1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट का देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? PRE प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1 पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नंबर 3 क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, ऐसे पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इसमें देखते हैं, पास्ट में देखते हैं। नंबर 1 क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऐसे यहाँ पे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगला आता है चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए जैसे इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ऐसे पास्ट में भी होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर का भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए दोस्तों मैंने बताया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि इन तीनों के 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट टेंस की क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगला देखते हैं फ्यूचर के भी हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं प्रेजेंट से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके पहचान क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस तरह से सीरियल वाइज में पढ़ाऊंगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होता है। इसका पहचान क्या होता है? पहचान मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं।
मतलब इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे हरी हरी स्कूल हरी स्कूल जाता है। चलिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन लिखा गया है कि हरी स्कूल जाता है, तो ये कौन सा टेंस है? अगर आपसे कोई पूछ लिया ये कौन सा टेंस है, तो मैंने बताया जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिखा है कि हरी स्कूल जाता है, तो ये कौन सा टेंस है? तो देखते हैं लास्ट में क्या आता है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आते हैं, हम इसका रूल सीखते हैं, इसका हम रूल सीखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले इसको रूल से जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसके रूल बनाने का क्या होता है, सबसे पहले हमें रखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद रखना पड़ता है मेन वर्ब, मेन वर्ब में प्लस यस या यस लगाते हैं, उसके बाद प्लस क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ता है, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में क्या रखेंगे, यस या यस रखेंगे, उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये हम किसमें सीखते हैं, अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव में, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ये किसका स्ट्रक्चर है, सकारात्मक वाक्य का। मतलब ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव में हो, मतलब नहीं में बात ना हो। जैसे वह खाना खाता है, इसका मतलब वह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम ये सीखेंगे कि और सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राजू अंग्रेजी पढ़ता है। राजू अंग्रेजी पढ़ता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन होता है। देखिए, सेंटेंस में या वाक्यों में जो कार्य करता है या जिसके बारे में चर्चा होती है, वह हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दिस इज द सब्जेक्ट। मतलब राजू अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें कार्य कौन कर रहा है, यानी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो राजू क्या हो जाएगा, दिस इज द सब्जेक्ट, यानी राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस में जिसकी चर्चा की जाती है या सेंटेंस में जो कार्यों को करता है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राजू अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी कौन पढ़ता है, कौन कौन लगा के हमें सब्जेक्ट मिलता है। अगर हम कौन लगा के पूछेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। यानी अंग्रेजी कौन पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है। तो अंग्रेजी कौन पढ़ता है, राजू पढ़ता है, तो राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है पढ़ना। मेन वर्ब ये है हमारा मेन वर्ब, यानी पढ़ना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। देखिए, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, मतलब कर्ता यानी राजू है ना, कर्ता के द्वारा सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है वही मेन वर्ब कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट राजू है, राजू के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। राजू के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। तो राजू क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और वैसे भी मैं इसका ट्रिक बता देता हूं, मेन वर्ब में ना आता है, क्या आता है, ना आता है। किसी भी कोई भी चीज हो अगर उसमें ना है तो मेन वर्ब है। जैसे अगर मैं कह दूं खेलना, देखिए यहाँ पे ना आया, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। जैसे हो गया पढ़ना, पढ़ना में यहाँ पे ना आया, इसका मतलब ये क्या, मेन वर्ब है। जैसे सोना, सोना में यहाँ पे क्या है, ना, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब पहचानने का ट्रिक क्या होता है, जिस शब्द के अंत में ना आता है वह हमारा क्या होता है, मेन वर्ब कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, मेन वर्ब भी क्लियर हो गया। अब अगला हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कर्ता के द्वारा जिस विषय पे कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जिस विषय पर कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। या ऐसे कहेंगे कि मेन वर्ब का असर किस पे पड़ता है। जैसे देखते हैं, राजू पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अगर मैं कह दूं राजू पढ़ता है, यानी पढ़ने का काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ना। ये मेन वर्ब का असर किस पे पड़ा, अंग्रेजी पे। अरे भाई पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी। इसका मतलब जिस पे मेन वर्ब का असर पड़ता है, यानी लिखेंगे ऐसे कि जिस पर मेन वर्ब का असर पड़ता है,
असर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए फिर से देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्यों में जिसकी चर्चा की जाती है या वाक्यों में जो कार्यों को करता है वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राजू अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राजू के द्वारा, तो राजू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और वैसे भी मैंने बताया कि अगर आप कौन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। मेन वर्ब क्या होता है? वाक्यों में जिस कार्य को किया जाता है कर्ता के द्वारा, वो मेन वर्ब होता है। जैसे राजू के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? पढ़ने का, वह क्या होता है? मेन वर्ब। और वैसे भी मैंने मेन वर्ब का ट्रिक बताया कि मेन वर्ब में ना शब्द आता है, अगर किसी भी शब्द में ना लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या? मेन वर्ब है। जैसे खेलना, जैसे क्या हो गया? खेलना। जैसे पढ़ना, जैसे सोना, गाना, हंसना, मुस्कुराना, चलना, दौड़ना। जिस वाक्यों जिस भी शब्द के अंत में ना आता है वह क्या होता है? मेन वर्ब कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला आता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है मेन वर्ब का कार्य किस पे किया जाता है, मतलब मेन वर्ब का असर, जिस पर मेन वर्ब का असर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ने का काम किस पे हो रहा है? अंग्रेजी पे हो रहा है, इसका मतलब अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, आप लोग इसको समझ लेंगे तो आपको टेंस बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूं, मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं। अच्छा बताएंगे इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? यानी रोटी खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मैं के द्वारा। रोटी कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं। इसका मतलब ये दिस इज सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा मेन वर्ब क्या है? मैं रोटी खाता हूं, मैं के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? खाने का, यानी खाने का काम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखिए खाने का काम क्या हो रहा है, यानी खाने का असर किसमें पड़ा? खा रहा है तो क्या खा रहा है? रोटी। खा रहा है तो क्या खा रहा है? रोटी। इसका मतलब रोटी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस में अलग अलग होते हैं। वो मेन वर्ब है क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस को जोड़ता है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अलग अलग इंटेंस के अनुसार लगते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आगे हम सेंटेंस को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिया गया सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए एक चीज और सीखेंगे, एक वचन बहुवचन क्या होता है। चलिए देखते हैं एक वचन, एक वचन वाले सब्जेक्ट, एक वचन वाले सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए ही, सी, इट और एक कोई व्यक्ति हो गया जैसे राम हो गया, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं एक वचन वाले सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक वचन वाले कर्ता जिसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? ही, सी, इट, जैसे एक कोई नाम हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? बहुवचन, बहुवचन वाले सब्जेक्ट, बहुवचन वाले सब्जेक्ट यानी जिसे बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे और दो लोग, कोई दो लोग, दो लोग, दो लोग से ज्यादा, दो लोग या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा, दो लोग या उससे ज्यादा, ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, कोई एक पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे। और दो लोग या दो से अधिक लोग क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों आई हर जगह प्लूरल नहीं होता है, कहीं कहीं आई क्या होता है? सिंगुलर भी माना जाता है। इसको हम पर्सन के हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ही, सी, इट थर्ड पर्सन में होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन में होते हैं, और यू और दे क्या होते हैं? सेकंड पर्सन में होते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं हम सेंटेंस को क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, राम मुंबई जाता है। राम मुंबई जाता है। चलिए इसके अनुसार हम बनाते हैं। चलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम, तो राम को लिखेंगे राम। अब देखिए हमें चाहिए मेन वर्ब, यानी राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? जाने का। राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो जाना का मीनिंग क्या होता है? गो। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो।
अब देखिए उन्होंने बताया कि मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। अब देखते हैं भैया हम यस लगाए कि ईएस लगाएंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं कहाँ यस लगाते हैं, कहाँ यस लगेगा और कहाँ पे ईएस लगेगा। देखिए जिस शब्द के जिस शब्द के जिस शब्द के जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में यस हो, यस या यस हो या डबल यस हो या सी एच हो या यस एच हो या ओ हो, अगर किसी भी शब्द मान लीजिए कोई शब्द है उस शब्द के अंत में अगर यस है या डबल यस है या सी एच है या यस एच है या ओ है या डबल हो है, तो हम उसमें केवल ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। अब बाकी इनसे हटकर जो होगा, इनसे हटकर होगा उसमें यस जोड़ेंगे। चलिए तो ईएस और यस कहाँ जोड़ेंगे? आई होप आप लोग को समझ होगा। ईएस कहाँ जोड़ते हैं? जिस शब्द के अंत में यस हो या डबल यस हो या सी एच हो या यस एच हो या ओ हो या डबल हो, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। अब बाकी इनके अलावा अगर मतलब शब्द के अंत में कुछ होगा तो हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। आइए पर और समझा दे रहे हैं। देखिए यस या यस किसमें जुड़ता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब बहुवचन होगा। जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब यस या यस नहीं जुड़ेगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तब यस या यस नहीं लगेगा। तब कब लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होगा तब यस या यस नहीं लगेगा। तब लगेगा कब? यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तब यस या यस लगेगा, तब जाके यस या यस लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं राम क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसका मतलब मेन वर्ब में या तो यस लगे या तो यस। बताइए यस लगे कि यस? तो शब्द के अंत में क्या है? ओ है, तो मैंने बताया अगर ओ रहेगा तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। यानी क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। तो क्या जाएगा? राम गोज टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। राम गोज टू, राम का कार्य कहाँ हो रहा? मेन वर्ब हो गया गोज। अब जाने का काम कहाँ हो रहा? मुंबई, तो राम गोज टू मुंबई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टू प्रीपोजिशन क्यों लगाते हैं? देखिए जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य बना के जाता है, एक पॉइंट करके जाता है, वहां पे प्रीपोजिशन टू लगाता है। जैसे राम का जाने का कार्य कहाँ हो रहा? मुंबई, मतलब अपने माइंड में कहाँ बैठा है कि वो मुंबई जाएगा। जब कोई अपने माइंड में लेके किसी स्थान को हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आप। आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। अब देखिए बताइए यू एक वचन है कि बहुवचन है? मैंने बताया है कि जो यू होता है, आई वी यू दे, बहुवचन होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा तब यस या यस नहीं लगेगा। इसका मतलब मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेंगे। यू मेन वर्ब का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है? रीड, READ। बताइए रीड में यस या यस लगेगा? कमेंट करके बताएंगे यस या यस लगे कि नहीं? नहीं लगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या? यस या यस लगेगा। क्या इसमें यस या यस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो यू रीड व्हाट। देखिए दोस्तों मैंने नहीं बताया हूं कि जब आप किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता उसको व्हाट लगाओ। व्हाट लगाते हैं मिलता। व्हाट मतलब क्या? जैसे आप अंग्रेजी, जैसे यू रीड व्हाट, क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। यू रीड इंग्लिश। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। दोस्तों निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं में बात हो। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इसमें भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा डू या डच, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। मतलब अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। अभी मैं बताता हूं डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यस या यस नहीं लगेगा, इसमें केवल पॉजिटिव में लगता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू कहाँ लगता है, जब कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन हो। बहुवचन का मतलब होता है आई, वी, यू, दे हो, और दो लोग, मतलब राम एंड श्याम, जैसे राम एंड श्याम, दो लोग हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डज कहाँ लगेगा, जब कर्ता एक वचन हो, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन हो, तब जैसे एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट, राम। मतलब जब कर्ता बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, निगेटिव में डू लगेगा, और जब कर्ता एक वचन होगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। चलिए आइए दोस्तों हम सीखते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है। आइए दोस्तों हम इसको समझाते हैं। मोहन बाजार नहीं जाता, निगेटिव है ना, मोहन बाजार नहीं जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। यहाँ पे लिखेंगे मोहन। अब देखिए मोहन, अब देखिए ये निगेटिव है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा, डज। तो ये मोहन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, मोहन एक वचन है, तो जब एक वचन होता है कर्ता, वहां पे हम क्या लगाते हैं, डज, यानी मोहन डज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज नहीं लिखा हूँ, ये निगेटिव है, तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस यहाँ पे नॉट कर देना, सॉरी हम भूल गए हैं, डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सॉरी मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये निगेटिव यहाँ पे मैं नॉट भूल गया हूँ। तो मोहन डज, उसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो हमने कर्ता लिख दिया, कर्ता मोहन है, उसके बाद डू या डज में से हमने डज लगा दिया। डज क्यों लगाया, क्योंकि मोहन क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद निगेटिव, इसके लिए हमने क्या लगाया, नॉट। अब हमें चाहिए मेन वर्ब, यानी मोहन के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या गो में यस या यस लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या निगेटिव है, निगेटिव में यस या यस नहीं लगता है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा, और तब जाके यस या यस लगेगा। और जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। तो मोहन डज नॉट गो, कहाँ जाना है, कहाँ जाने का काम हो रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। राम और श्याम, राम और मोहन, राम और मोहन न्यूज़पेपर पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, राम और मोहन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले पहचान देखेंगे, ता है, ती है, ते हैं। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम और मोहन के द्वारा, यानी दोनों लोग करता है। इसका मतलब हो जाएगा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। उसके बाद बताइए डज लगेगा, डू। जब मैंने बताया जब कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगेगा, और जब कर्ता एक वचन होगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। इसका यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका मतलब क्या लगेगा, डू। राम एंड मोहन डू, राम एंड मोहन डू नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। उसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना, नॉट रीड। क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हम आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ा दिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आएगा आपका डू या डज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा डू या डज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं। जैसे क्या मैं मंदिर जाता हूँ। दोस्तों इसमें देखते हैं प्रश्न पूछने का काम होता है। क्या मैं मंदिर जाता हूँ, मतलब अपने आप से खुद प्रश्न कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? डू या डज। डू या डज क्यों लगता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं मैं हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं, तो मैं प्लूरल है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? डू। क्या लगाना पड़ेगा? डू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो डू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू आई। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। क्या गो में ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा, केवल अफर्मेटिव में लगता है। डू आई गो कहा जाता है मंदिर। डू आई गो टू टेम्पल। डू आई गो टू टेम्पल, TEMPLE। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया।